हाँ भाई, लास्ट क्लास में अपन अभिक्रिया का वेग के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको अभिक्रिया के वेग 3 प्रकार के बताए थे। ध्यान है, एक तो बताया था औसत वेग और एक बताया था तात्क्षणिक वेग और तीसरा होता है प्रारंभिक वेग। मैं आपको औसत वेग तो पढ़ा चुका था। मापन योग्य समय अंतराल हो, समय अंतराल ऐसा हो जिसका आसानी से क्या कर सके, मापन योग्य समय अंतराल में किसी अभिक्रिया का जो वेग आएगा वो वेग कौन सा वेग कहलाएगा, औसत वेग। सही है क्या? अच्छा, दूसरा बताया था मैंने तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग होता है जब समय अंतराल क्या हो, बहुत कम, मतलब किसी क्षण पर वेग, कोई क्षण है तो वहाँ पर समय अंतराल क्या आएगा, बहुत कम। जब समय अंतराल बहुत कम हो तो अभिक्रिया का वेग हम किस नाम से जानेंगे, तात्क्षणिक वेग। अब प्रारंभिक वेग की और बात करते हैं। तो अभिक्रिया के वेग 3 तरह के हैं। 2 तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तीसरे वेग की बात करते हैं जो कौन सा है, प्रारंभिक वेग। सोच लेना, ठीक है। प्रारंभिक वेग की बात करें तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, अगर नाम से अर्थ निकालें हम इसका, तो प्रारंभिक वेग होता है किसी अभिक्रिया के प्रारंभ में वेग। यही है ना, जैसे ही कोई अभिक्रिया है मान लो और वो स्टार्ट हुई, प्रारंभ हुई, अभिक्रिया जैसे ही प्रारंभ होती है उस समय अभिक्रिया का जो वेग आएगा वो वेग क्या कहलाएगा, प्रारंभिक वेग। सही है। जैसे ही कोई अभिक्रिया चालू हो रही है, जैसे मैं आपके बात समझाऊं, वही ग्राफ बनाया था मैंने कल भी और आज भी उसी ग्राफ की हेल्प लेता हूं। जैसे मान लो इधर तो मैं ले लेता हूं क्रियाकारक की सांद्रता, ठीक है। नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ रही है और इधर ले लेता हूं मैं क्या, समय। सही है। आपको पता ही है क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभ में क्या होती है, अधिकतम। प्रारंभ मतलब t बराबर 0 मान लेते हैं। प्रारंभ में क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभ में अधिकतम होती है। कोई भी अभिक्रिया में आपको ध्यान होगा क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभ में अधिकतम होती है, फिर वो धीरे धीरे घटती जाती है। और उत्पाद की सांद्रता प्रारंभ में न्यूनतम होती है और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्लियर? अच्छा, क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभ में अधिकतम है, धीरे धीरे वो आपको पता है वो घटती चली जाएगी और अंत में जाकर के कहीं ना कहीं वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, प्रारंभिक वेग का मतलब है, समझो जैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ हुई, यहाँ पर जैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ होगी एकदम आपको पता ही है क्रियाकारक की सांद्रता क्या स्टार्ट होगी, घटना चालू होगी। तो जैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ होगी उसी समय आप जो वेग प्राप्त करोगे वो कैसा वेग होगा, प्रारंभिक वेग। दिमाग से सोच के बताओ, प्रारंभिक वेग औसत वेग है या तात्क्षणिक वेग है, तात्क्षणिक वेग। अभिक्रिया के प्रारंभ होते ही तो एक तरह से समय अंतराल बहुत कम होगा ना, है ऐसे तो ना। अभिक्रिया प्रारंभ होने में कोई आराम तो 10 मिनट ले, जैसी अभिक्रिया स्टार्ट हुई जो वेग आएगा, मतलब स्टार्ट होते ही जो वेग आएगा तो उस समय वो वेग कौन सा वेग होगा, तात्क्षणिक वेग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रारंभिक वेग भी कैसा वेग होता है, तात्क्षणिक वेग ही होता है, पर ये प्रारंभ में देखा जाता है। प्रारंभिक वेग प्रारंभ में देखा जाता है अभिक्रिया के स्टार्ट होते ही। तात्क्षणिक वेग आप अभिक्रिया में कहीं भी देख सकते हो। अभिक्रिया चल रही है, किसी भी समय आप बहुत कम समय अंतराल में जो वेग ज्ञात करोगे वो वेग कौन सा आएगा, तात्क्षणिक। कहीं भी अभिक्रिया चल रही है और आपने एकदम कहा कि यहाँ वेग निकाल, तो तात्क्षणिक वेग। पर अभिक्रिया प्रारंभ में ही, अभिक्रिया स्टार्ट होते ही आप जो वेग निकाल रहे हो वो वेग कौन सा होगा, प्रारंभिक वेग होगा। सही है। प्रारंभिक वेग यही होगा। मतलब अपन ऐसे भी कह सकते हैं t बराबर 0 पर, मतलब जैसे ही सुई स्टार्ट हुई t0, मतलब समय इस समय मान लो 0 सेकंड पर है और जैसे ही समय चालू होगा तुरंत अभिक्रिया का जो वेग आएगा वो वेग कौन सा वेग होगा, प्रारंभिक वेग।
तो हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग भी एक कैसा वेग होता है? तात्क्षणिक। अगर आपको यहाँ प्रारंभिक वेग निकालना है तो वही यहाँ पर भी क्या खींचनी होगी आपको? स्पर्श रेखा। प्रारंभिक वेग तात्क्षणिक वेग है। तात्क्षणिक वेग जो होता है वो जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तात्क्षणिक वेग किसी बिंदु पर वेग होता है, तो उस बिंदु पर जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस स्पर्श रेखा का जो ढाल आएगा वही क्या होगा? प्रारंभिक वेग होगा। तो अपन सिंपल याद रख लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में जो अभिक्रिया का वेग आता है वो वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग भी कैसा वेग होता है? तात्क्षणिक वेग होता है। तो इसका फॉर्मूला लिखे तो प्रारंभिक वेग का वही हो जाएगा, सही है, क्रियाकारक की शांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। डी क्यों लगाया है? क्योंकि प्रारंभिक वेग भी कौन सा वेग है? तो ये समय अंतराल बहुत कम होगा, सही है। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि क्रियाकारक के लिए निकाल रहे हो वेग, जब तो क्या आता है? माइनस। और उत्पाद से निकालते हो तो वेग क्या आता है? प्लस, सही है क्या? तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक लाइन लिख लो, इसमें ज़्यादा कोई डिटेल में पढ़ना नहीं है। नंबर 3 डालो प्रारंभिक वेग। नंबर 3 प्रारंभिक वेग प्रारंभिक वेग लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है, ठीक है। तो प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? प्रारंभिक वेग। एक बार और लिखो, प्रारंभिक वेग भी तात्क्षणिक वेग होता है। प्रारंभिक वेग भी तात्क्षणिक वेग होता है। कैसा वेग होता है? तात्क्षणिक वेग। तो इसको भी ऐसे लिख लो, इसका फॉर्मूला भी, केवल फॉर्मूला लिख लो बड़ंदे और, तो इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही आएगा, डी के पदों में आएगा, केवल फॉर्मूला लिख लो। प्रारंभिक वेग भी डी के पदों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये भी एक कैसा वेग है? तात्क्षणिक वेग है। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं। तो हमने अब तक ढंग से सुनो, शुरू में तो वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, और मैंने वेग के आधार पर आपको अभिक्रियाएं कितने प्रकार की बताई थी? 3 प्रकार की। तीव्र वेग से संपन्न होने वाली, मध्यम वेग से संपन्न होने वाली और मंद वेग से। तीव्र वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को उदाहरण याद है क्या? अम्ल व क्षार की अभिक्रियाएं, बोला कर, अम्ल व क्षार की अभिक्रियाएं, और आयनिक अभिक्रिया जिनमें आयन भाग लेते हैं। मध्यम वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रिया याद है क्या? कार्बनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिक भाग लेते हैं। और तीसरी बताई थी आपको मंद वेग से, जिनका वेग बहुत कम होता है, ऐसी अभिक्रियाएं। उदाहरण बताओगे? लोहे पर जंग लगना। तो कोई भी संक्षारण की क्रिया जो है, लोहे पर जंग लगना वगैरह, ये सभी मंद वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। इनके अलावा ध्यान है का, कार्बन का हीरे में रूपांतरण या कोयले का हीरे में रूपांतरण, और जीवाश्म ईंधन का निर्माण, सही है। इसके बाद हमने पढ़ा था अभिक्रिया का वेग, समझ गए। और फिर अब वेग पढ़े थे 3 प्रकार के। अभिक्रिया का वेग 3 प्रकार का बताया था आपको, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। क्लियर? अब आप आगे देखो इधर ढंग से।
अब मैं पढ़ा रहा हूँ रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग। ध्यान से समझ लेना भाई, रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग। देखो ध्यान, सामने पूरा फोकस इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। मैं इस चैप्टर में आपको ये भी बता चलूँगा कि न्यूमेरिकल कहाँ बन रहे हैं। रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग, मतलब अभिक्रिया का वेग ही पढ़ रहे हो, और किसके आधार पर? रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग। सामने ध्यान देना, देखो इधर आपने एक शब्द सुना हो शायद पहले, रस समीकरण। रस समीकरण बोलते हैं संतुलित अभिक्रिया को, है। अब मैंने एक अभिक्रिया लिखी है आपके सामने N2 + H2 और बना 2Na, तो बना NH3। एक तो ये अभिक्रिया है, और एक मैंने ये लिखी N2 + 3H2 क्या बना? 2NH3 है। ऊपर वाली अभिक्रिया असंतुलित अभिक्रिया है। देख सकते हो इसमें इधर को नाइट्रोजन 2 है और इधर नाइट्रोजन कितना है? 1। और नीचे वाली अभिक्रिया को देखो, ये कैसी अभिक्रिया है? संतुलित। इधर 2 नाइट्रोजन, इधर 2 नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन 6, इधर भी हाइड्रोजन 6। संतुलित जो अभिक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं? रस समीकरण। रस समीकरण, रस समीकरण मिति नहीं, क्या बोलते हैं? रस समीकरण। ये एक समीकरण ही तो है, मैथ में ना पढ़ेगा अपन। x + 3y बराबर ऐसे 2 अछू भी बना दे, समीकरण नाम है का? तो ये एक समीकरण ही तो है, पर कैसी समीकरण है ये? संतुलित। तो संतुलित समीकरण को रस समीकरण कहते हैं। संतुलित अभिक्रिया को, या अभिक्रिया बोल रहा है चाहे समीकरण बोल रहा है, संतुलित अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रस समीकरण। सही है। अब बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं। रस समीकरण मिति के आधार पर एक अभिक्रिया का वेग। मैं आपको सामने एक मान लो अभिक्रिया लिख रहा हूँ, ढंग से देखना, ठीक है। M1A + M2B, फिर तीर का चिन्ह, बना N1C + N2D। इस अभिक्रिया में अब सुनो, A और B क्रिया कारक हैं, ठीक है, और C और D क्या है? उत्पाद। अच्छा, M1 और M2 जो हैं ये क्रम से है A और B के गुणांक हैं। गुणांक मतलब अंक हैं जो आगे लिखे होते हैं संतुलित अभिक्रिया में, लिखे रहे ना 2, 3, हाँ देखे वाल संतुलित में। ऐसे C और D जो हैं इनके गुणांक हैं क्रम से है N1 और N2। गुणांक, जो अंक गुना हो रहे हैं वे अंक। समझ गए मेरी बात है? अच्छा, जब इस अभिक्रिया में गुणांक लिख रहे हैं, A के भी आगे गुणांक है, B के भी आगे गुणांक है, C के भी, D के, तो ये अभिक्रिया क्या है? रस समीकरण है। अरे संतुलित अभिक्रिया में ही गुणांक लिखे होते हैं, असंतुलित में थोड़ी लिखे रहे में। गुणांक लिख रहे हैं इसमें, इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है? संतुलित रस समीकरण है ये। सही है। अच्छा, अब एक बात सुनो, इस अभिक्रिया में 4 वेग होंगे। कितने वेग होंगे? 4। कैसे साहब? मैंने किया में 2 क्रिया कारक है, 2 उत्पाद हैं, तो 4 वेग हो सकते हैं इसमें। एक A का वेग, ऐसा क्यों साहब? क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें तो A विलुप्त होगा जब ये अभिक्रिया चलेगी। A क्रिया कारक है और क्रिया कारक घटता है, अभिक्रिया चलती है तो क्रिया कारक घटता है ना, घटता है अर्थात क्रिया कारक विलुप्त होता है। तो एक तो होगा वेग A के विलुप्त होने का वेग। अरे इसमें 4 हैं, 2 क्रिया कारक 2 उत्पाद। A क्रिया कारक है उसका तो होगा विलुप्त होने का वेग इस अभिक्रिया में, और जो B है इसका भी होगा विलुप्त होने का वेग। ये भी B क्या है? क्रिया कारक। और C का कौन सा वेग आएगा? निर्माण का, C बनेगा। D का भी कौन सा वेग होगा? निर्माण का वेग। तो इसमें 4 वेग हैं, A के विलुप्त होने का,
बी के विलुप्त होने का, सी के निर्माण का और डी के निर्माण का। अब ये हैं क्या, इनको ढंग से देखो। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए के विलुप्त होने का वेग, बड़े ध्यान से समझना भाई, ए के विलुप्त होने का वेग, ए के विलुप्त होने का वेग होता है ए की शांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। वेग यही होगा ना, ए का वेग निकाल रहा है, ए का वेग ही तो है ये, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए की शांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। चिन्ह माइनस का आएगा कि प्लस का, माइनस का। क्रिया कारक है, इसकी शांता घटेगी, घटेगी तो इसकी शांता किस घटेगी, तो सांद्रता का अंतर किस में आएगा, माइनस में। सही है का, माइनस लगेगा क्रिया कारक के लिए। हाँ, तो वेग आएगा ए की शांतम परिवर्तन, सही है, ये ए हो गया। ये डिब्बा किसको शो कर रहे हैं, वर्गाकार कोष्ठक है, सांद्रता को, और डेल्टा किसको, परिवर्तन को। ए की शांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ये तो ए का वेग है, ए के विलुप्त होने का वेग है। ऐसे ही आप अब सबके वेग लिख सकते हैं। मैं कहूँ कि लिखो वेग बी के विलुप्त होने का वेग, तो बी के विलुप्त होने का वेग क्या आ जाएगा, बी का विलुप्त होने का वेग आ जाएगा बी की शांतम परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा, बी भी क्रिया कारक है तो माइनस लगेगा, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ऐसे ही सी के विलुप्त होने का कि निर्माण का, तो इस अभिक्रिया के अंदर 4 वेग हैं भाई, है ना। सी के निर्माण का वेग आ जाएगा, सी की सांद्रता में परिवर्तन माइनस की प्लस, उत्पाद है प्लस आएगा, सी की सांद्रता परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ऐसे एक वेग और आ जाएगा डी के लिए, डी के निर्माण का वेग, डी के निर्माण का वेग आ जाएगा डी की सांद्रता परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, माइनस की प्लस प्लस। सही है, तो इस अभिक्रिया में 4 वेग हैं। बात आई साहब, नू बताओ अभिक्रिया का वेग कौन सा है। मैं कह रहा हूँ इस अभिक्रिया में 4 वेग हैं, एक ए का, एक बी का, एक सी का और एक डी का। और लड़कों का क्वेश्चन यही है कि इस अभिक्रिया का वेग कितना है, यही तो है। भैया आपके सामने एक अभिक्रिया लिख रही है, इस अभिक्रिया का वेग क्या है। अब मैंने तो ये बताया इस अभिक्रिया में 4 वेग हैं, एक ए का वेग है, एक बी का है, एक सी का है और एक डी का। अब इसको मैं बगल में एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ, जब ये आपके समझ में बैठेगा। मैं एक छोटी सी अभिक्रिया लेकर के समझाता हूँ। मान लो एक अभिक्रिया ली मैंने, 2A से बन रहा है B, ये कोई अभिक्रिया है, सही है। अच्छा, ए के मान लो प्रारंभ में ए की सांद्रता, ढंग से सुनना, प्रारंभ में ए की सांद्रता, प्रारंभ में देख लेना मैं लिख रहा हूँ, ए की सांद्रता मान लो प्रारंभ में 10 मोल प्रति लीटर हमने ली। मोल प्रति लीटर मतलब मोलरता। ए की प्रारंभ में सांद्रता कितनी ली, 10। सांद्रता मतलब मात्रा, ए की मात्रा कितनी ली प्रारंभ में मैंने, 10। अच्छा, तो प्रारंभ में बी कितना था, 0। कोई भी अभिक्रिया जब प्रारंभ करते हैं तो क्रिया कारक लेते हैं, क्रिया कारक ए है। ये अभिक्रिया मुझे प्रारंभ करनी थी, मैंने क्रिया कारक ए ले लिया, उसकी सांद्रता, उसकी मात्रा कितनी ली, 10। सही है। कुछ समय बाद, सही है, कुछ समय बाद मान लो 5 सेकंड बाद ये अभिक्रिया पूर्ण हो गई, तो प्रारंभ में t बराबर 0 कह सकता हूँ मैं। प्रारंभ का मतलब t बराबर 0 पर, और 5 सेकंड बाद मैंने देखा जब ये अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, 5 सेकंड बाद, ठीक है, कितने सेकंड में पूरी हो गई मान ली अभिक्रिया, 5 सेकंड में। मध्यम वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रिया है, 5 सेकंड में ये पूर्ण हो गई। अच्छा, 5 सेकंड बाद मुझे ये बता ए की मात्रा अब कितनी होगी, 0, क्योंकि कंप्लीट क्रिया कारक किस में बदल गया होगा, उत्पाद में। ए की मात्रा 0 होगी। अच्छा, बी की मात्रा कितनी होगी मुझे ये बता 5 सेकंड बाद, 10 की 5। कछु लड़का कहता है साहब 5 होगी, क्योंकि रिएक्शन कहती है
इसके 2 अणु इसका 1 अणु बनाते हैं। रिएक्शन यही तो कह रही है, इसका 2 अणु 2A से 1B बनता है। ये संतुलित अभिक्रिया है, अंक लग रहा है इसमें, दिख रहा है। और रिएक्शन ये कह रही है कि इसका 2 अणु इसका 1 अणु बनाता है, तो इसके 10 मोल इसके कितने मोल बनाएंगे? 5 मोल। मैंने सांता दी थी 10 मोल प्रति लीटर, मतलब बर्तन में 10 मोल हैं इसके, तो इसके कितने मोल बनेंगे? 5 मोल। जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा उस समय इसके 5 मोल ही तो बनेंगे इसके 10 मोल से। अब सही है। अब मैंने कहा वेग निकालो, लड़का वेग निकाल रहा है, कुछ नहीं कहे तो औसत वेग निकालो। सही है, लड़का औसत वेग निकाल रहा है, समय अंतराल बढ़िया है, 5 सेकंड है, मापन योग्य है। कौन सा वेग निकाल रहा हूँ? औसत वेग निकाल रहा है भाई, औसत वेग। वेग के बारे में पढ़ा है लड़के ने, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन। औसत वेग ना निकालूं मैं, तो ढंग से सुनियो, मैं काई निकालूं? मैं निकालूं पहले ए का वेग। काई का वेग? ए का विलुप्त होने का वेग। ढंग से देख लेना इस अभिक्रिया में, एक इकाई का वेग निकाल रहा हूँ, विलुप्त होने का वेग। तो लड़का को फॉर्मूला तो पता ही है, बगल में भी लिख रहा है, एक ही सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, माइनस, ध्यान से देख लो माइनस आएगा कि नहीं, एक ही सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। मैंने कि चल एक के विलुप्त होने का वेग निकाल दे, निकाला लड़के ने। एक ही सांद्रता में परिवर्तन कैसे निकालेगा? फाइनल, माइनस तो आगे लगी रहा है, एक ही सांद्रता में परिवर्तन कैसे निकालेगा? फाइनल सांद्रता एक ही कितनी हो गई? 0। फाइनल मतलब अंत में। प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? 5। 5 की 10, एक ही 10 ही भाई, 10 मोल प्रति लीटर। सही है, बटे समय में परिवर्तन। समय में परिवर्तन भी ऐसे निकालोगे, फाइनल समय माइनस इनिशियल समय, तो 5 ही आना है ना। 5 माइनस 0 बराबर 5। बता कितना आएगा वेग? लड़के ने कहा माइनस माइनस प्लस, 10/5, मतलब वेग कितना आएगा? 2। मात्रक याद होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। वेग अभिक्रिया का वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सही है। अच्छा, मैंने कही अब तू यहाँ में बी को भी वेग निकाल के बता भाई। लड़का इंटेलिजेंट है, बी के निर्माण का वेग निकालेगा, क्योंकि बी बन रहा है। मैंने कि बी के निर्माण का वेग कितना आएगा? लड़के ने कहा बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। बी की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। मैंने कि बता। लड़के ने कहा बी की सांद्रता फाइनल कितनी? प्लस को चिन्ह आएगा कि माइनस को? प्लस को। वेरी गुड, प्लस का चिन्ह आएगा। बी की सांद्रता में परिवर्तन करो, फाइनल सांद्रता कितनी है बी की? 5। इनिशियल कितनी है? 0। तो सांद्रता में परिवर्तन 5 आएगा। सही है, बटे परिवर्तन में लगा समय भी कितना आएगा? 5। तो 5/5 कुल मिलाकर के वेग एक ही आएगा। अब मुझे नू बता, मैं कहूँ ए का वेग और बी के वेग में आपको क्या दिख रहा है? लड़का कह रहा है ए का वेग दुगना है बी के वेग से। इस अभिक्रिया में 2 वेग हैं, अरे एक क्रियाकारक है और एक उत्पाद है। 2 वेग हैं, एक ए का वेग और एक बी का वेग। हमने क्या महसूस किया कि सब ए का वेग 2 गुना आ रहा है, किसके वेग से? बी के वेग से। वैसे भी दिमाग से सोच तो तू, जितने समय में ये अभिक्रिया पूर्ण होती है उस इतने समय में ए का 2 अणु खर्च होता है और बी का 1 ही अणु बनता है। सोच के देख, अभिक्रिया से 5 सेकंड में पूर्ण हो रही है, तो इतने 5 सेकंड में ए के तो 2 अणु खर्च होते हैं अभिक्रिया के अकॉर्डिंग, और बी का कितना अणु बनता है? 1। तो ए का वेग दुगना होगा यार। मान ले अभिक्रिया 10 मिनट में पूरी हुई, तो ए के दुगने अणु खर्च हो जाते हैं और बी के आधे ही अणु बनते हैं उससे। इसके 10 अणु खर्च होते हैं तो इसके 5 ही अणु बनते हैं, तो ए का वेग स्पीड डबल होगी। और अपन ने तो ये निकाल करके देखा है, ए का वेग 2 गुना है बी के वेग से। लड़का कह रहा है अब क्या करें? मैंने कि नू बताया मैं अभिक्रिया का वेग क्या होगा। इस अभिक्रिया में सोच, ए का वेग 2 गुना है बी के वेग से। मैंने कहा कि दोनों वेगों को बराबर कर। बराबर कैसे करना है? बराबर कैसे करना है ये देख लो। आपको जो ए का वेग दिख रहा है क्या, उसमें अगर मैं ए के गुणांक का भाग दे दूं तो ए का वेग भी 1 रह जाएगा क्या?
ए का वेग 2 है, मैं मना नहीं कर रहा, पर अगर मैं ए का जो गुणांक है उसका भाग दे दूं तो इसका मान 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और इसका मान भी 1 आ जाएगा। अब इस समय दोनों के वेग बराबर बोल रहे हैं ना, बराबर बोल रहे हैं, तो ये अब वेग किसके वेग बन चुके हैं? अभिक्रिया। ढंग से सुनो, समझो समस्या क्या आ रही है। इस अभिक्रिया में 2 वेग हैं, एक ए का वेग है और एक किसका वेग है? बी का। दोनों बराबर होते जब तो हम ए या बी के कोई से के वेग ही काय को वेग मान लेते? अभिक्रिया को वेग। पर दिक्कत ये आ रही है कि दोनों के वेग का बोल रहे हैं अलग अलग। तो ऐसी स्थिति में जिसका वेग सबसे कम हो अभिक्रिया में, चाहे वो क्रिया कारक हो चाहे वो उत्पाद हो, जिसका वेग सबसे कम हो उसी के वेग को क्या मानेंगे? अभिक्रिया का। मतलब इस अभिक्रिया का वेग 2 नहीं, कितना माना जाएगा? 1। यह अभिक्रिया में 2 वेग हैं, एक ए का और एक बी का। ए का वेग तो 2 आ रहा है और बी का वेग 1 आ रहा है। तो इस अभिक्रिया में जिसका वेग कम होगा उसके वेग को ही किसका वेग मान लेंगे? अभिक्रिया। अब मैं ऐसे भी कह सकता हूं, कोई भी क्रिया कारक है अभिक्रिया में, कोई भी उत्पाद है अभिक्रिया में, उसके जो वेग है उसके वेग में अगर उसके गुणांक का भाग दे दोगे तो अभिक्रिया का वेग मिल जाएगा। इस अभिक्रिया का वेग 1 ही तो है। अरे यार बुद्धि नहीं लगा। इस अभिक्रिया में 2 वेग हैं, एक ए का और एक बी का। अभिक्रिया का वेग कितना है? 1। मैं यही तो कह रहा हूं, जो वेग अभिक्रिया में सबसे कम होना, जैसे अभिक्रिया में 2 क्रियाकारक और 2 उत्पाद हैं, उन 2 क्रियाकारक और 2 उत्पादों के जो वेग हैं उनमें जिसका वेग सबसे कम होगा वही वेग किसका होगा? अभिक्रिया। तो इसका मतलब ये भी तो कह सकता हूं कि क्रियाकारक या उत्पाद जो भी हैं अभिक्रिया में, उनके वेग में उनके गुणांकों का भाग दे दो, अभिक्रिया का वेग मिल जाएगा। सही है क्या? मेरे कहने का मतलब समझो, कोई भी आपके पास अभिक्रिया है, उसमें जो क्रियाकारक या उत्पादों के वेग हैं उनमें उनके गुणांकों के भाग दे दो, आपको किसका वेग मिल जाएगा? अभिक्रिया का। जैसे अब मैं इधर आता हूँ, ये अभिक्रिया आपके सामने लिख रही है दोस्तों, इसमें कितने वेग हैं? 4 वेग, एक ए का, एक बी का, एक सी का और एक डी का। अब इनमें इनके गुणांकों का क्या दो? भाग देते ये सब वेग बराबर हो जाएंगे। देख यहाँ पे मैंने यहाँ का गुणांक को भाग दियो, या मैं 2 को, यहाँ को वेग भी 1 और यहाँ को गुणांक तो 1 है ही है, दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप ए बी सी और डी के वेगों में इनके गुणांकों का भाग दोगे तो इन सब के वेग बराबर हो जाएंगे, और बराबर भी हो जाएंगे और काई के वेग कहलाएंगे? अभिक्रिया का वेग। बराबर हो लेंगे सब इनके वेग और काई कहलाएंगे? अभिक्रिया का वेग। बराबर तो हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे बता? उस अभिक्रिया में जिस क्रिया कारक या उत्पाद का वेग सबसे न्यूनतम है उसके बराबर हो जाएंगे सबके वेग। समझ रहे हो? और वही क्या कहलाएगा फिर? अभिक्रिया का वेग। तो सिंपल बात है, इसमें 4 वेग हैं। मैं क्या कर रहा हूँ अब ढंग से देखना, बड़ी कठिन कठिन बातें समझाई जा रही हैं, पर खुद का दिमाग लगाए तो समझ में बैठे हैं। ए बी सी डी के 4 वेग हैं, चारों के वेग में इनके गुणांकों का भाग दो, ये चारों वेग क्या हो जाएंगे? बराबर। कर दें बराबर? चलो कर देते हैं। माइनस इधर करूँ, चलो भाग दूं चारों में, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। बताओ ये किसका वेग लिखा है मैंने? ए का, विलुप्त होने का वेग। अब अभिक्रिया में ए का गुणांक कितना है? m1। इसका इसमें भाग दे दो, दे दिया।
अच्छा, दूसरा b का वेग दिख रहा है आपको, क्या है, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसका गुणांक कितना है, m2, या को भाग दे दो। अब ये सब वेग बराबर होते जा रहे हैं भाग देते ही। उस समय बताया था मैंने, 2 में 2 का भाग दिया तो दोनों के वेग एक एक हो गए थे, तो भाग देते चलो, ये सब वेग बराबर होते चले जाएंगे। हाँ, प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, गुणांक कितना है, n1, बराबर प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, गुणांक कितना है, ये बराबर हो गए ना। और बराबर होने के बाद ये क्या कहलाएंगे, मेरे पास जगह नाम है, सोल्ट में लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR हो, खाली R लिख दो, टेंशन में आ जाएगा। ये क्या लिखा मैंने सामने, अभिक्रिया का वेग। तो रस समीकरण मिति के आधार पर ये है अभिक्रिया का वेग। रस समीकरण मिति के आधार पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस क्रिया कारक या उत्पाद का वेग मिनिमम है, न्यूनतम है, वो वेग ही किसका वेग है, अभिक्रिया। भाई कोई अभिक्रिया में हो सकता है 2 क्रिया कारक 2 उत्पाद हैं, तो चारों के वेग क्या हैं, अलग अलग आए। तो ऐसी स्थिति में रस समीकरण मिति के अनुसार जिस क्रिया कारक या उत्पाद का वेग मिनिमम होगा वो ही क्या कहलाएगा, अभिक्रिया। और मिनिमम ज्ञात करना जानते हो, गुणांकों का भाग दे दो। जैसे A का वेग है आपके पास, उसमें किसका भाग दे दो, गुणांक का। इतना दिमाग काय को लगावे यार, गुणांकों का भाग दे दो, सब वेग का हो जाएंगे बराबर, और बराबर होते ही वे क्या कहलाएंगे, अभिक्रिया का। सही है। तो रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग ये है। अब यही तो टॉपिक है, ये है रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग। एक काम करो, हेड डालो, रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग। रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग। रस समीकरण मिति के आधार पर अभिक्रिया का वेग। अब यह पहले नोट कर लो, फिर लिखाऊंगा मैं नीचे। इधर ते या समीकरण लिखो, चारों वेग लिखो, ABCD के लिख लोगे चारों वेग, फिर बाकी बाद डिब्बा से बना लो, नोट करो, फिर आगे बात करेंगे। कुछ चेहरे नए दिखाई दे रहे हैं ना, है? नए चेहरे खड़ा हो ना, एक बार नए चेहरे खड़े हो ना, जो इस साल आए हैं, खड़े हो जाओ। ना हुए? अरे जो इसी साल यहाँ है वो खड़े ना हो रहे, खड़े सब पुराने गए। तो मुझे ऐसा, अच्छा कोरोना काल में बहुत माल खाया और शक्ल बदल गई, लोग पहचान में ना रहे साहब। नीचे लगाओ।
हाँ भाई, लिख लिया ना? थोड़ा स्पीड से लिखो, फटाफट लिखो। अब इसमें सुनो मेरी बात, मैं ये लिखा दूं क्या जिससे आपके समझ में आ जाए। किसी संतुलित अभिक्रिया में, ठीक है, संतुलित ये नहीं, रस समीकरण है। किसी संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित क्रिया कारकों व उत्पादों के वेग आपको दिख रहे हैं क्या? किसी संतुलित अभिक्रिया में क्रिया कारकों व उत्पादों के वेग आपको दिख रहे हैं। इनमें, इन वेगों में उन क्रिया कारकों व गुणांकों, क्रिया कारकों या उत्पादों के गुणांकों का भाग देने पर ये सभी वेग क्या हो जाते हैं? समान, और क्या कहलाते हैं? अभिक्रिया का वेग। जो ये लिख रही है ये लाइन, में इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं ऐसे लिखा हूँ, किसी संतुलित अभिक्रिया में या किसी रस समीकरण में, किसी संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित सभी क्रिया कारकों व उत्पादों के वेगों में उनके गुणांकों का भाग देने पर उन सभी के वेग क्या हो जाते हैं? समान। समझ जाएगा मैं क्या लिखा वो चाह रहा हूँ। और समान होने के बाद उनके वेग क्या कहलाते हैं? अभिक्रिया का। सही है क्या? तो नीचे लिखो, लिखो किसी संतुलित अभिक्रिया अर्थात रस समीकरण किसी संतुलित अभिक्रिया अर्थात रस समीकरण में उपस्थित सभी क्रिया कारकों व उत्पादों के वेगों में उनके गुणांकों का भाग देने पर उनके गुणांकों का भाग देने पर उन सभी के वेग समान हो जाते हैं। तथा अभिक्रिया का वेग कहलाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको एक आध पे, मैंने कहा था इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, बने हैं ना? तो मैं एक आध न्यूमेरिकल कराऊँ तुम्हारी बुक के। लिखो चलो, लिखो क्वेश्चन, लिखो। बुक के करा रहा हूँ, किताब के आपके है ना। एक अभिक्रिया लिखो 2A और तीर का चिन्ह उत्पाद। ठीक है, ये तो अभिक्रिया दे रखी है। 2A, तीर का चिन्ह क्या है? उत्पाद। पहले बताओ रस समीकरण है या नहीं है? है। गुणांक देख लो ना, अंक दिखते ही नहीं समझ जाओ कैसी अभिक्रिया है, रस समीकरण। इसमें उत्पाद का अंक कितना है? 1। क्रिया कारक A का अंक कितना है? 2। आगे लिखो, अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 10 मिनट में
0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है, 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाती है, तो इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। करना चाहोगे? चलो आपको समय देता हूँ, आप करें पहले कोशिश। क्या पूछा है? अभिक्रिया का वेग। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। फटाफट करें। आवाज नहीं। करो फटाफट, इतनी देर को समय, इतने समय को क्वेश्चन ना आई। हाँ भाई, अभिक्रिया का वेग पूछा है ना, और अभिक्रिया आपको दे रखी है। कर लिया होगा, इतना समय नहीं लगेगा। देखो इधर, इधर ध्यान दे ले, खुद की स्थिति देख ले कि केवल रटवे के पढ़ लीजिए, कभी क्वेश्चन तो होंगे ही नहीं। और इस चैप्टर में बुक पेपर में क्वेश्चनों के अलावा, न्यूमेरिकलों के अलावा कुछ आने वाला भी नहीं है। 4 नंबर का है ये, ठीक है। देखो इधर, अभिक्रिया उसने क्या दी थी हमें? 2A से क्या बन रहा है? उत्पाद। ऐसा लग रहा था कि अब तक पढ़ रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। जैसे ही न्यूमेरिकल दिया, पता लग गया कि क्या समझ में आ रहा है। 2A से उत्पाद एक संतुलित अभिक्रिया है, रस समीकरण है। तो इस अभिक्रिया में 2 वेग हैं, एक तो क्रियाकारक A का वेग, एक उत्पाद का वेग। सही है ना? 2 ही तो वेग होंगे, एक A का और एक किसका? उत्पाद का। हमें A के वेग से मतलब है। अगर मैं कहूँ इसमें A के विलुप्त होने का वेग क्या होगा? बता। A के विलुप्त होने का वेग क्या होगा? एक ही सांता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अच्छा, अब मैंने कहूँ अभिक्रिया का वेग निकालना है आपको। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिक्रिया का वेग ही क्वेश्चन पूछा है ना। अभिक्रिया का वेग R बराबर क्या होगा? लड़के ने कहा इसके गुणांक का इसमें भाग दे दो। ये A का वेग है। ध्यान करो, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है क्रियाकारक या उत्पाद के वेगों में उनके गुणांकों का क्या दो? भाग। वे किसका वेग बन जाएंगे? अभिक्रिया। इसका गुणांक 2 है या नहीं है? तो इसमें इसके गुणांक का भाग दे देता हूँ, माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। गुणांक 2 है कि ना है? ये किसका वेग बन गया? अभिक्रिया का वेग। सही है क्या? अरे सही लिखा है मैंने यही तो कह रहा था, क्रियाकारक या उत्पादों के जो वेग हैं उनमें उनके गुणांकों का भाग दे दो, वो अभिक्रिया का वेग बन जाएंगे। गुणांक इसका 2 है, क्रियाकारक A का गुणांक 2 है, भाग दे दिया, अभिक्रिया का वेग बन गया। अभिक्रिया का वेग ही पूछा है क्वेश्चन में, अभिक्रिया का वेग पूछा है। अच्छा, क्रियाकारक की सांता में परिवर्तन है, ये A की सांता में परिवर्तन दिख रहा है ना, A की सांता में परिवर्तन। बता क्या दिया है आपको? उसने कहा है कि 10 मिनट में A की सांद्रता 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर कितनी रह जाती है? 0.4। तो मतलब फाइनल कितनी है और प्रारंभ में कितनी है?
ऐसे निकालोगे ना सांता में परिवर्तन, फाइनल माइनस इनिशियल, 0.5 से घटकर 0.4 रह गई, आगे माइनस को चिन्ह आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, माइनस तो लगेगा ही, परिवर्तन निकालो ही तो मैंने, सांता में परिवर्तन फाइनल माइनस इनिशियल बटे नीचे ये क्या है, 2 के बगल में समय अंतराल, उसने कहा है कितने मिनट में, 10 मिनट में, मतलब समय अंतराल 10 मिनट को है, घड़ी की सुई 0 से चालू हुई, 10 मिनट बाद या 10 मिनट में, मतलब कितने समय अंतराल में, 10 मिनट में। तो यहाँ डेल्टा टी का मान कितना है, 10 मिनट, सही है का? तो ऊपर बता कितना आएगा, माइनस लगी रो आगे, 0.4 में से 0.5 गए तो माइनस को कितना बचेगा, 0.1, अरे प्लस को कितना बचेगा, 1, माइनस को 0.1 आगे माइनस प्लस। वेग हमेशा पॉजिटिव आता है, कितनी बार कहूँ अभिक्रिया का वेग धनात्मक आएगा, 0.4 में से 0.5 गया हो तो माइनस के 0.1 बचेगा और माइनस का 0.1 आगे माइनस से भिड़ करके प्लस में बदल जाएगा, 1 बचेगा। नीचे कितना आएगा, 20, ये वेग मिनट में निकल रहा है, नीचे मैंने मिनट में रखा है ये समय, अगर मैं नीचे समय सेकंड में रखता तो वेग का मात्रक किस में आता, सेकंड में, अब वेग का मात्रक किस में आएगा, मिनट में। 1/20 आएगा, सॉल्व करे तो कर सके आई भी, 20 को भाग दे जा रहा है का, पॉइंट लगा के का बनाएंगे, 0, फिर जाएगा का, तो कितना आएगा, 0.0 ना आएगा, भाग देना सिखा दो गुरुजी। चलो पहुंच जाते हैं फर्स्ट क्लास में, 20 का भाग 1 में देते हैं, जाएगा क्या, अच्छा ये 0.1 है का, ई गड़बड़ है गुरी है का, चलो भाई, तो 1/200 मान ले, क्या दिक्कत आ रही है, अब सही है, 0.1 को मतलब 1/200 सही है, मैं पॉइंट लगा वो भूल गया, अच्छा तुझ पे भाग तो आता है, इसका मतलब भाग दियो नहीं जाए, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाई, अब भी नहीं जा रहा, 0.0 लगा के फिर 0 बढ़ाई, अब भी नहीं जा रहा, अब क्या एक बढ़ जाएगा, 5 बार, 1 आध 0 रह गई का मुँह पे थे, अच्छा एक और लगाऊँ का, धन्यवाद, 0.005 आएगा का, मात्रक बता, मात्रक का ही आएगा, वेग का मात्रक होता है सांद्रता इकाई और नीचे समय है, समय का में लियो है मिनट में, तो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, क्योंकि समय कायम रखो है मिनट। अच्छा अगर कोई इसको सेकंड में करता, समय मात्रक सेकंड में लेकर आता, मतलब कई बार ऐसा भी दे देता है क्वेश्चन में, अभिक्रिया का वेग मिनट के पदों में ज्ञात करो, जब तो यहाँ 10, और अभिक्रिया का वेग सेकंड के पदों में ज्ञात करो, तो यहाँ कितना लिखते हो फिर 600, 10 मिनट का टाइम बदलते हो सेकंड में, मैंने मिनट में ही निकाल दी हो, ठीक है का। तो अब तू यह समझ ले कितना कठिन क्वेश्चन हो, लड़का इसको सेकंड में भी कर सकता था, यहाँ 2 × 600 करके, वो भी सही होता, पर मात्रक किस में आता, फिर सेकंड इनवर्स आता, कितनों का सही था। तो क्लास में 2 4 5 स्टूडेंट ने छोड़ दें, बाकी तो सबन के वही हाल है, क्या नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोले मत। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, या तो ज़्यादा सरल, या बुक में या चैप्टर में क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा तुझे।
हाँ, एक क्वेश्चन और लिख लो या पीछे लिखते रहना, घर से करना। लिखो, बुक का ही क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी का, हेयर कॉपी में लिखो या जगह छोड़ दो, पीछे लिख लेना। देखो क्वेश्चन, लिखो, ये तो अभिक्रिया दे रखी है, देखो रे वहाँ पर RP, किताब का क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके। RP अभिक्रिया है ही, ठीक है रे। लिखो, अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता अभिकारक की सांद्रता 0.03। अभिकारक का मतलब क्या होता है? क्रियाकारक। अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोल प्रति लीटर से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोल प्रति लीटर हो जाती है। मोल प्रति लीटर हो जाती है। तो बिल्कुल डिटो इसी तरह क्वेश्चन है। तो अभिक्रिया के वेग की गणना मिनट व सेकंड के पदों में कीजिए। मतलब दोनों तरह से निकालना हो वेग, मिनट में भी और सेकंड में भी। यहाँ गुणांक ना है भाई, हाँ गुणांक ना है तो जो आर का वेग होगा वही वेग किसका होगा? पी का, और अभिक्रिया का वेग होगा बराबर। शुरू हो जाओ, यह भी नोट करो और यह भी सॉल्व करो। ठीक है भाई, चलो यह कर लेना। और अब अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, एक आध न्यूमेरिकल और कराएंगे अभी यहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना।